नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम जो 5000 प्रश्नों की श्रृंखला है हमारी, उसका पहला वीडियो है। और देखिए ये घटना चक्र से लिया गया है, जिसके माध्यम से हम पुराने पेपर जो भी हुए हैं टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या नेट जेआरएफ के सभी के मिले जुले प्रश्न हैं इसमें। और इनको देखने के बाद आपको अपने लेवल का पता चल पाएगा। और देखिए जो भी प्रश्न हमें सरल लगते हैं वही प्रश्न हमारे परीक्षा में गलत होते हैं। तो इसीलिए किसी भी प्रश्न को सरल समझ के छोड़िए मत, आप भी इन्हें करिए। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप भी अपने अनुसार इसमें टिक कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गारसादत्त तासी ने। महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है तो इसीलिए यह पूछा भी गया है। इनके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है इस विषय में जानकारी। तो देखेंगे हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसादत्त तासी ने किया था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रेंच भाषा में इस्तवार दलाल इत्यादि और एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग देखिएगा 1839 में, और जो दूसरा भाग था 1847 में प्रकाशित हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें भी सेम टू सेम वही बात लिखी है, मगर थोड़ा प्रश्न को घुमाया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसादत्त तासी ने, सभी जानते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगले प्रश्न में ये ही बात की हुई है, मगर इसको फिर से थोड़ा घुमा के बताया गया है। पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। अब यहाँ पर भाषा पूछी गई है, जो इससे पहले भी आपको बताया था कि वह फ्रेंच भाषा में है। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक, फिर से इसमें प्रथम बताया गया है, यह बहुत बार आ चुका है इसीलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। गारसादत्त तासी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे सरल समझकर प्रश्न को स्किप करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो प्रश्न हमें सरल लगते हैं वो अक्सर परीक्षा में गलत हो जाते हैं। यह बहुत बार हुआ है और यह होता भी आएगा अगर आप किसी भी प्रश्न को सरल समझने की बेवकूफ़ी करेंगे तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अब देखिए प्रश्न बदल गया है। काल क्रमानुसार मतलब जिस काल में या जिस समय जन्म हुआ था कवियों का, उसके क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। देखिए यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा है वो कि किसने लिखा था प्रथम ग्रंथ, वह कौन सा ग्रंथ था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें क्या कहा गया था? कालक्रम का अर्थ क्या है? कालक्रम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कालक्रम मतलब जिस समय कवि का जन्म हुआ था उस समय ही दोनों कवियों को एक साथ रख देना यह उचित नहीं है, क्योंकि उसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि क्या पता उस कवि ने अपनी रचना कब रची, या उसकी रचना जो भी उस रचना की प्रसिद्धि हुई वह कब हुई। तो काल क्रमानुसार भी वैज्ञानिक पद्धति नहीं है, अवैज्ञानिक पद्धति माना जाता है। अब हमारा प्रश्न क्या है। इस्तवार दलाल इत्यादि और एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम तो आप सबको याद हो गया होगा। बार बार चीज़ें आने से हमारे दिमाग में वह चीज़ बैठ जाती है, तो इसीलिए कितने बार भी आए तो आप उसे अपने हिसाब से टिक जरूर करिए। ABCD में आप भी ये वीडियो जितनी चल रही है उसके हिसाब से आप भी टिक कर सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया, फिर से अब फ्रेंच भाषा में लिखा गया। बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। अगला प्रश्न,
बहुत महत्वपूर्ण, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। देखिए आप भी टिक करिएगा इसमें, मैं भी टिक कर देता हूँ, जोशुआ केटलर हैं। और इनके बारे में अधिक जानकारी आपको नीचे दी गई हुई है, उसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी, इसीलिए उसे हमें पढ़ना ज़रूरी है। देखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर हैं। इनका पूरा नाम है जोशुआ या जेसुआ केटलर। ये डच पुर्तगाल के थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत में आए थे। और उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी। देखिए इन्होंने क्या लिखी थी, हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। किस भाषा में? डच भाषा में। अब इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें अभी मालूम पड़ेगा कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है कि यह सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ था। कैसे मिलती है इसकी जानकारी? इसकी जानकारी हमें डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ, उनके ग्रंथ का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके माध्यम से इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है इसमें। जो ये डॉक्टर ग्रियर्सन की एक और पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें परिचय दिया गया है इसके लेखक का और उस पुस्तक का। आगे देख लेते हैं इसके बारे में और जानकारी जो है महत्वपूर्ण, कि किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण। किशोरीदास वाजपेयी ने क्या क्या लिखा था? ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ था 1943 में। और इसी के बाद व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ था। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, ये भी एक किताब है। ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण भी है। और हिंदी निरुक्त तथा हिंदी शब्दानुशासन महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्दानुशासन 1958 में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। अगला बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न में। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं इसमें, जो बहुत बार पूछे गए हैं अनेक परीक्षाओं में। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो आप बताइए, टिक करिए अपने हिसाब से। व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं और जो महत्वपूर्ण बन जाती है हमारी परीक्षाओं के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था, जो मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था 1929 में, यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छाप दिया गया था। बाद में इसे परिष्कृत करके क्या किया गया था? स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छाप दिया गया था। शिव सिंह सरोज के बारे में आगे पढ़ लेंगे हम। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में? अभी हमने पढ़ा था। प्रश्न को पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जो भी आपका प्रश्न होता है उसे पूरा पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही उत्तर देने की, आपको उसके बाद ही उत्तर देना चाहिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? कौन सा? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था इसे। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। जो प्रश्न हमने देख लिए उसे हम थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसे देख लेते हैं। इसमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया था? आपको सबको पता होगा, जो हमने पढ़ लिया है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। जो अगला प्रश्न है हमारा, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, जो यह है। देखिए क्या है? आंग्ल भाषा, आंग्ल या विदेशी या अंग्रेजी भाषा कह सकते हैं, में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास
स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। अब देखिए इसे याद करना क्यों महत्वपूर्ण है या इसे याद करना क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है ये बताते हैं। क्योंकि आपको याद कैसे करना है, स्केच जो ऐड बनाते हैं, हम ऐड बनाते हैं, ऐड आपने टीवी में ऐड देखा होगा, पहले उसके लिए स्केच से ऐड बनाते हैं। आप यह याद कर लीजिए कि स्केच से ऐड बनाते हैं। ऐड किससे बनाते हैं? स्केच से। तो एडविन गिब जो है वो उनका क्या है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। जबकि पादरी F.E.K का अलग ग्रंथ है, वो जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। जो डिस्क्राइब किया गया है उसे आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक तो पादरी एडविन गिब्ज हैं। मैंने बताया था आपको, ऐड किससे बनाते हैं? स्केच से। स्केच से ऐड बनाते हैं। अब अगला देख लेंगे हम। अगला ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। मैंने बताया था आपको कि वह भी आएगा। F.E.K ने लिखा था ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो आपकी हिस्ट्री कौन लिखता है? आपकी हिस्ट्री कौन लिखता है? F.E.K। F.E.K मतलब तो ये F से फ्रेंड कुछ ऐसा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे शायद हो सकता है। तो ऐसे याद रखिए F.E.K, या एक याद रख लीजिए कि स्केच किससे बनाया जाता है? ऐड से। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखेंगे। ग्रेयर्सन कृत मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण है भैया। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, किशोरी लाल गुप्त ने। जबकि वह भी प्रश्न आएगा, शायद इसका उत्तर आएगा, प्रश्न आएगा वह भी कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद तो किशोरी लाल गुप्त ने किया था। जबकि वहीं पर पहले प्रश्न देख लेते हैं ग्रेयर्सन द्वारा। इसके आंसर तो टिक अपने हिसाब से आप करिए, उसके बाद जो इसके बारे में बताया गया है उसको ज़रूर देखना है आपने, तभी आपके दिमाग में बैठ पाएगी सारी बातें। ग्रेयर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया था। और कब किया था? 1957 में। 1957 में किया था। यह भी इसका सन था 1957 में इसने इसका हिंदी अनुवाद किया था, यह भी जान लीजिए। आगे इसके बारे में और भी हम महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे कि किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद के प्रमुख शिष्य थे। पंडित विश्वनाथ प्रसाद के प्रमुख शिष्यों में एक थे। अच्छा, गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, यह किस नाम से छपी थी? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। जो इन्होंने हिंदी का उसका हिंदी अनुवाद किया था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का, वह किस नाम से छपी थी? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अब अगले चीज़ देख लेते हैं कि क्या है। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जॉर्ज ग्रेयर्सन। आपको अभी बताया था इससे पहले। अब देखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान का लेखक जॉर्ज ग्रेयर्सन। इसका भी जॉर्ज ग्रेयर्सन है। अगला हम अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी। देखिए इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था। देखिए इससे पहले हमने बताया था कि हिंदी अनुवाद किया था और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। कब किया था? मैंने बताया था आपको 1957 में। और अब देखेंगे ये ग्रंथ का
कौन सा ग्रंथ था वो आपको सब ने अपने उसमें टिक करना है, आपने सोचना है कि ABCD में कौन सा होगा। तो कौन सा होगा? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर तो नहीं होगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नहीं होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान होगा, क्योंकि ये भी नहीं होगा। ये किसने लिखा था? ये गारसादत तासी ने लिखा था। इसके अनुवादक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हैं। वो आगे आ सकता है शायद, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इसीलिए आ सकता है। देखिए इसमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने, फिर से आ गया यह प्रश्न, आप सब जानते हैं किसने किया था। कौन सा था ग्रंथ का नाम? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन, बहुत महत्वपूर्ण है, काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयत्न किसने किया था? कौन है? वो है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम है। तो इन्होंने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे याद कर लीजिए। अगर आपको आता नहीं है तो इसे अपनी डायरी में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है किस साहित्यकार के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक देखिए इससे पहले कवियों का काल विभाजन का प्रयास किसने किया था? अब क्या कह रहा है? कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किसने किया था? मिश्र बंधु। लगभग 5,000 कवि कहते हैं, मगर वो उसमें होते हैं 5,593, लगभग 5,593 या 43 ऐसे हैं कवियों को रखा गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5,000 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस प्रकार मिश्रबंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों का नाम का उल्लेख किया है। प्रश्न कितने प्रकार से बन सकता है आप यह देखकर जान गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम क्या हैं? गणेश श्याम सुखदेव बिहारी। कहाँ पर आ रहे हैं? गणेश श्याम, देखिए गणेश श्याम सुखदेव बिहारी। अब इनके बिहारी मिश्र तो सबके उसमें बिहारी मिश्र। आप ऐसे याद कर सकते हैं, गणेश श्याम सुखदेव बिहारी। इसका प्रश्न का उत्तर है बी, बहुत बार आता है इसीलिए याद कर लीजिए इसे। देखिए मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्रबंधु विनोद के 4 भागों में प्रथम 3 भागों का प्रकाशन, हाँ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 3 से 1913 और चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 में, बहुत महत्वपूर्ण है। और इन्होंने हिंदी नवरत्न नामक जो रचना की थी उसका 1910 में प्रकाशन किया था। और यहाँ पर लिखा गया मिश्रबंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया गया है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण यह है कि मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब? चौथा से 4 किस में आ रहा है? 1934 में 4 इसमें आ रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है। अब मिश्रबंधु कितने भागों में? अभी पढ़ा था 4 भागों में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मिश्रबंधु विनोद ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी 1791 से 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं, यह भी एक जैसा है और यह भी एक जैसा है। अब इन दोनों में तो हमें पता है कि एक तो है, इन दोनों में से एक है। अब मगर है कौन? देखिए यहाँ पर विक्रमी संवत है, यहाँ पर ईस्वी आ गया, ये गलत हो गया अपने आप ही, और ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, तो इसीलिए इसका उत्तर यह होगा। आगे इसके बारे में आगे बहुत महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में बताई गई हैं। देखो मिश्रबंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया था, जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल 700 से 1400,
माध्यमिक काल 1400 से 1680 विक्रमी है, विक्रमी। अलंकृत काल कहा था इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार आता है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी तक, 1890 से 1925 विक्रमी तक। और वर्तमान काल का है 1926 से विक्रमी से, विक्रमी याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, विक्रमी से अब तक। तो यहाँ पर बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, बहुत अच्छी बातें जानने को मिल रही है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं आप, या शेयर या लाइक आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय, प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? देखिए, प्रथम उत्थान का समय माना है 1925 से 50, और यह है विक्रमी संवत में। अब 1925 से 1950 है, ये विक्रमी संवत में है, मगर यहाँ पर सब ईस्वी में दे रखे हैं। देखिए, सब के सब ईस्वी में दिए। तो विक्रमी संवत के लिए क्या होता है, विक्रमी संवत हमारे ईस्वी से 57 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 57 घटा देंगे तो कितना होगा, 57 घटा देंगे तो 1968 से 1993 आ जाएगा, क्योंकि 25 से 57 घटाए तो 68 आता है, और 50 से 57 घटाए तो 93 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर तीसरा होगा। आप भी अपने स्क्रीन में उत्तर जरूर टिक करिए अपने हिसाब से। अगला देख लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय, देख लीजिए, प्रथम उत्थान का समय ईस्वी में 1868 है, संवत 1925 से 1950 तक का। याद आपको ऐसे ही होगा, 1925 से 1950, द्वितीय का है 1950 से 1975, तृतीय का है 1975 से अब तक का। देखिए अब क्या है इसमें देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं है, मगर जितना मैंने आपको बताना था उतना ही इसमें लिखा गया है। अब फिर से शायद वो ही प्रश्न आ रहा है, इसको देख लेंगे। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास की आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा के अंतर्गत प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रमी कहीं पर लिखा है। हाँ 1925। देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो यहाँ पर 75 लिखा है, जबकि यहाँ पर 1925 से 1950 विक्रमी तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान देखिए, अगर आप विक्रमी संवत में याद करते हैं तो ठीक है, विक्रमी संवत में याद कर लीजिए, मगर उसको आपको कम करना भी आना चाहिए। 57 कम करने से हमारा ईस्वी आ जाता है। तो द्वितीय उत्थान कब होगा? अब द्वितीय उत्थान देख लेते हैं। 1993 से 1918, क्योंकि 1950 से माइनस करेंगे तो 57, तो 93 आएगा। तो 93 एक ही में लिखा गया है सबसे आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण है। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी, तो इसीलिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना तो 1800 होगा, 1893। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है, इसको पढ़ के हमें बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास जी के ने की थी। नागरी प्रचारिणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य, देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियम, नियंत्रण और संस्था संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया है। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। शब्दकोश के लेखक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, श्याम सुंदर दास हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला प्रश्न यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा और ऊपर करेंगे तो हम मैं इसको छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप कर रहे होंगे इसको, तो इसीलिए इसके उत्तर को छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब फिर से आ गया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। और वहीं काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? 1896। आपको बताया था ना, 1896। वह भी प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार। ये फिर से आ गया, 93 है, 1893। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरी प्रचारिणी सभा ने। बहुत महत्वपूर्ण है,
अभी आगे चलिए, बढ़ते हैं आगे। नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। देखिए, श्याम सुंदर दास तो थे, राम नारायण मिश्र भी थे, ठाकुर शिव कुमार सिंह भी थे, तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे। इनका उत्तर यही प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से दे रहे होंगे वीडियो के साथ ही। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा हल्का इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर को छिपाया जाए ताकि आप भी अपना मूल्यांकन कर पाएँ। तो चलिए अगला है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नागरिक प्रचारिणी सभा 16 जुलाई 1893 में वाराणसी में हुआ था। इसका कब हुआ था? अरे भैया थोड़ा सा गड़बड़ है, वाराणसी में हुई। इसकी स्थापना देखो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने किए थे। आगे देख लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र वर्मा, हिंदी के जिनके बारे में जानना गया था, आचार्य रामचंद्र वर्मा कौन थे? हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे थे। हिंदी शब्द सागर के संपादन मंडल के प्रमुख सदस्य थे। देखिए, हिंदी शब्द सागर के संपादन मंडल के प्रमुख सदस्य थे, ठीक है वो, जबकि नागरिक प्रचारिणी सभा के सदस्य नहीं थे। अब प्रश्न बहुत बार आया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी में। बहुत बार पूछा गया है। अब देख लेते हैं अगला। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल दी गई है, उस डिटेल को भी हम पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बताया गया है इसके बारे में? वेलेजली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में, किसने स्थापना तो की थी? वेलेजली ने। और जॉन गिलक्राइस्ट कौन थे? अध्यक्ष थे। में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में ही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में जानी गई। देखिए, प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि ओरिएंटल जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना प्रथमतः किस नाम से की गई थी? ओरिएंटल सेमिनरी। प्रश्न यहाँ पर से ऐसे बनते हैं। और अगला प्रश्न ऐसे बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को की गई थी। किसने की थी? मार्केस ऑफ वेलेजली। मतलब जो ये वेलेजली हैं, लॉर्ड वेलेजली, उनका पूरा नाम है, मार्केस ऑफ वेलेजली ने की थी। स्थापना तो इन्होंने की थी और गिलक्राइस्ट उनके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष चुने गए थे। तो उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आएगा इसके बारे में। फोर्ट विलियम की स्थापना 1800। प्रश्न बहुत यहाँ भी 1800 पूछ लिया गया है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक। देखिए, संस्थापक पूछ रहा है ना, संस्थापक पूछ रहा है, मगर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि संस्थापक पूछ रहा है, यहाँ पर आए हैं जॉन गिलक्राइस्ट, ये तो अध्यक्ष हैं। अगर यहाँ पर वेलेजली आता तो यह प्रश्न यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता, जॉन गिलक्राइस्ट वाला, और वहाँ पर क्या आता हमारा? वहाँ पर आता वेलेजली। मगर यहाँ पर इसका उत्तर वेलेजली में कोई प्रश्न में कोई भी ऑप्शन में वेलेजली नहीं दिया गया है, तो इसीलिए जॉन गिलक्राइस्ट ठीक होगा। सदल मिश्र की भाषा, तो सदल मिश्र की भाषा क्या थी? पूर्वीपन था सदल मिश्र की भाषा में। आगे जानेंगे इसके बारे में, क्या है पूर्वीपन, देख लीजिए, इसके बारे में हम जान जाते हैं। थोड़ा महत्वपूर्ण बातें इसके बारे में हम जानेंगे। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुडीडा गांव में रहने वाले शाकदीपी ब्राह्मण थे। ये शाकदीपी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदन मणि था। यह तो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं, मगर कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। विलियम कॉलेज के अध्यापक थे कौन? ये भाषा मुंशी थे, अध्यापक तो अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला, इन तीनों के प्रभाव स्पष्ट लक्षित होते हैं। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे देख लीजिएगा। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे जानेंगे इसके बारे में और डिटेल। अच्छा हाँ, और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में कि आधुनिक काल में, आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है
वह खड़ी बोली गद्य ही हैं। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ, जो शुक्ल जी हैं हमारे, उन्होंने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी गंग कवि द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। प्रश्न आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लिख सकते हैं। किसने? शुक्ल जी ने क्या करा था? चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। कौन से? जो अकबर के दरबारी थे, गंग कवि, गंग। आगे पढ़ लेते हैं। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न यहाँ पर। यह इनकी कृतियाँ क्या थी? इनकी नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली कह सकते हैं, और रामचरित दूसरी कृति। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहार उपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया था। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाउल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को दिया। श्याम सुंदर दास ने दूसरा स्थान दिया है सदल मिश्र को, पहला इंशाउल्लाह खां को दिया है। अब आगे थोड़ा और बढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इसके बाद हम और भी आगे प्रश्न करेंगे। इसको आप छोड़िएगा मत, जो चीज़ मैं आपको ये डिस्क्राइब करा जा रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बाद ही आप जान पाएंगे अगली चीज़ को। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, बहुत बार पूछा गया। ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, किस भाषा में लिखी गई है और भी पूछा गया है, तो होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। कलर कोई दूसरा ले लेते हैं, बढ़िया नहीं लग रहा। इसकी भाषा में पंडितापन है। देखिए मुंशी सदासुख लाल की भाषाओं में क्या है? पंडितापन है, फारसी भाषा का प्रभाव है। इंशाउल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। उदयभान चरित कहा जाता है जिसे, किसे? जो रानी केतकी की कहानी थी, इसे बहुत बार पूछा गया है। तो इनकी भाषा उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है इनकी भाषा में। किनकी भाषा में? सदासुख लाल नियाज की भाषा में। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। हिंदी उर्दू के अध्यापक थे, दोनों के थे। हाँ, हिंदी और उर्दू दोनों के अध्यापक थे। आगरा के लल्लू लाल, प्रश्न बहुत बार पूछा गया, लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे? आगरा के। और आरा के सदल मिश्र, आरा बिहार में है। सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं। और सदल मिश्र की अन्य कृति क्या है? फूलन के बिछाने। फूलन के बिछाने महत्वपूर्ण है, और तो कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें दिख नहीं रही है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप सभी जानते होंगे, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। अब अगले बढ़ लेते हैं हम, कौन है प्रेम सागर? प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है, अभी पढ़ लिया था हमने। अब हम आगे जानेंगे इनके बारे में और भी। रानी केतकी की कहानी के लेखक, अभी पढ़ा हुआ था हमने, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाउल्लाह खां, जिसे क्या कहा जाता है? उदयभान चरित कहा जाता है, अभी पढ़ा हुआ था हमने, आगे देख रखा है हमने। तो इस तरीके से हम बार बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाता है। जैसे बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो यहाँ पर भी रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं इंशाउल्लाह खां। आप इस चीज़ से आप देखिए कि यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता हिंदी के अध्यापक थे, कौन थे? सदल मिश्र थे। सदल मिश्र और लल्लू लाल थे, तो यहाँ पर सदल मिश्र आया है, तो सदल मिश्र आंसर ठीक होगा। आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसमें, देखिए बताइए। कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? देखिए इंशाउल्लाह खां तो नहीं थे, सदासुख लाल नियाज नहीं थे, भारतेंदु तो थे नहीं, तो इसमें कौन थे? लल्लू लाल और सदल मिश्र भाषा मुंशी थे। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान किसकी है? बहुत बार पूछा गया, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, याद करना है सिर्फ इन्हें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर हमको जाना होगा ताकि, अरे चलो कोई नहीं, इसमें भी नासिकेतोपाख्यान पूछा गया, सदल मिश्र। आपको सिर्फ ये दिखनी नहीं ना इसका आंसर, इसीलिए थोड़ा हल्के हल्के चलना है। हाँ ये ठीक है। सदल मिश्र की रचना फिर से नासिकेतोपाख्यान।
उदयवान चरित, जो अब भी बताया था मैंने, इंसाउल्लाह खां, जिसे रानी केतकी की कहानी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम सुख सागर। सुख सागर किसकी है? सुख आ रहा है जिसमें, उसे देख लीजिए, सदा सुख। ठीक है, सदा सुख लाल नियाज। आगे पढ़ते हैं हम। सुख सागर का विषय है, अब सुख सागर का विषय पूछा गया है तो इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, इसमें विष्णु पुराण के उपदेश प्रसंग हैं। सुख सागर में क्या है? विष्णु पुराण के उस उपदेश प्रसंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, इसमें जो भी दिया गया है। नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख लाल निसार नियाज नहीं, उनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्रायः सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं, अपितु सुख सागर उनका उपनाम था। अच्छा, ऐसा यह कह रहे हैं। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया। इनकी अन्य दो रचनाएं अवश्य प्राप्त होती हैं। कौन सी? सुरासुर निर्णय निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन, और वार्तिक बाबा दयाल दास के ध्रुपदों का भाष्य है। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम। भाषा योग वशिष्ठ। पहले टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, थोड़ा सा टाइम देखने दीजिए, बहुत हो गया। अगली वीडियो अब आगे बढ़ाएंगे इसको, अगली श्रृंखला इसको आगे बढ़ाएंगे, पूरा डिस्क्राइब करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर सकते हैं आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो।